अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। यकीनन आपकी ईद बहुत शानदार गुजर रही होगी और 2 दिन जो हैं चूँकि मीठे की ईद है, आपने खूब खाया पिया होगा और जो मौसीकी है वो रूह की ग़ज़ा है। तो आज हमने आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत रूह की ग़ज़ा का अहतमाम भी किया है और हमने बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात को अपने इस ट्रांसमिशन में इनवाइट किया, अपने शो में इनवाइट किया है। उनसे हम बड़ी दिलचस्प और ख़ूबसूरत गुफ्तगू भी करेंगे और ताकि आपकी इस ईद की खुशियों को दोबाला किया जा सके। और म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में म्यूज़िक इंडस्ट्री क्या फिल्म इंडस्ट्री के साथ ये भी रिवाइव कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में न्याजी ब्रदर्स, जावेद न्याजी साहब, बाबर न्याजी साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, मरहूम तुफ़ैल न्याजी साहब के फ़र्जंद हैं और क्लासिकल और फोक मौसीकी में अपना मुनफरिद नाम रखते हैं। इन्होंने भारत के कपूर घराने से इनका ताल्लुक़ है और 2009 में दोनों भाइयों ने सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल किया है। भारत से मौसीकी का सैगल अवार्ड इन्होंने जीता है और अमेरिका में स्मिथसोनियन म्यूज़ियम में भी नुसरत फ़तेह अली खान के बाद परफॉर्म करने वाले ये वाहिद पाकिस्तानी सिंगर्स हैं और कोरियन स्प्रिंग फेस्टिवल में भी नुमाया कामयाबी अपने मौसीकी के जौहर वहाँ पर दिखा चुके हैं और पाकिस्तान में कोक स्टूडियो में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस ये दे चुके हैं और टूट गई चढ़क करके और खेड़ियां दे नाल, इनके दोनों ही ये गाने हैं बड़े बाकमाल। और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में ही मौजूद हैं इमर्जिंग सिंगर याहिया फरीद जो कि बैंड 21 से एसोसिएटेड हैं और पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स के सीज़न 2 में अपने जौहर दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरअज़्म हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सनम मारवी साहिबा, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, पंजाबी, सिंधी और सराइकी लोक और सूफ़ी गुलकारा हैं। अमेरिका में सेंटर स्टेज पर परफॉर्म किया है। नुसरत फ़तेह अली खान और आबदा परवीन साहिबा के बाद ये तीसरी पाकिस्तानी गुलकारा हैं जिन्होंने वहाँ पर परफॉर्म करने का इन्हें एजाज़ हासिल हुआ है। यूनेस्को अवार्ड ऑफ म्यूज़िक इन्होंने जीता है और बैम ओपरा हाउस में परफॉर्म करने वाली वाहिद पाकिस्तानी गुलकारा हैं और हार्वर्ड कैम्ब्रिज के बाद के सैंडर्स थिएटर में परफॉर्म कर चुकी हैं। कोक स्टूडियो में भी इन्होंने अपने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश किए हैं, बड़ा ज़बरदस्त नाम कमाया। बहुत शुक्रिया अपने तमाम मेहमानों का हमारे, और अब सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद पर काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स भी रिलीज़ हुई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस भी हम देख रहे हैं, सिनेमा घरों पे मिल रहा है उन्हें। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है, ये फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल का कितना अच्छा असर पड़ा है इस पर? जी बाबर ने साहब। म्यूज़िक तो जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से हम चाह रहे थे कि पता नहीं म्यूज़िक के लिए कुछ काम किया जाएगा, उस तरह से काम नहीं हो रहा। अच्छा, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, सनम है, हम हैं, जितने भी गाने वाले हैं, ये सारे ही खुद सर कहना चाहिए कि आर्टिस्ट हैं। इन्होंने अपनी जदोजहद से काम किया। जो जिस तरह से अभी कन्वेंशन हुआ था एक अभी बहुत बड़ा, जिसमें फिल्म के लिए, म्यूज़िक के लिए और ड्रामे के लिए और मसवरी के लिए बहुत बड़ा काम था। अच्छा, अनाउंसमेंट्स तो होती है, बहुत अरसे से हो रही हैं सरकारी सतह पर कि ये होने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा, बड़ा लड़ा पता नहीं, देखें जी क्या। उसके बाद वो घर करके ख़त्म हो जाता है। वो काम जिस तरह होना चाहिए वो हमारे इस मुल्क में उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह इसको देखना चाहिए। टैलेंट बहुत है, टैलेंट तो कोई शक नहीं है, बहुत है, टैलेंट तो बहुत है, मगर तवज्जो नहीं हो रही। सरपरस्ती सरकारी जो होनी चाहिए वो नहीं है, जो होनी यानी अपने तौर पर जो आर्टिस्ट सब लोग जो है ना, इस फन को जिंदा रखने के लिए जिहाद कर रहे हैं कि ये कायम रहे। जिहाद ज्यादा प्रॉपर वर्ड आपने यूज किया है। सनम है, इसको सनम ने अपने आप को खुद अपनी कोशिश से बनाया है, कोई शक नहीं। हमने अपनी कोशिश से अपने आप को सामने लोगों के आए हैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं ये कहूँगा चूँकि अब दौर आ गया है, एक तो वीडियो का दौर है और हम लोग जो होते हैं जिन्होंने गाना सीखा होता है, और शौक और सीखने में फ़र्क है। और जो शौक से गाते हैं वो वीडियोस भी बनाते हैं, उनके पास वक्त भी होता है। जो सीख के आते हैं वो उसी एक महवर में रहते हैं और उसका इतना मज़ा आ रहा होता है। लेकिन बिजी बहुत होते हैं हम लोग, काफ़ी काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो वीडियो वाला जो है दौर वो कम, उधर कम ख्याल होता है। जी सनम मारवी साहब, फिर आप क्या कहेंगी? वाकई में ये जद्दोजहद से कम तो नहीं है रखना जिंदा इस चीज़ को, शौक़ को भी, और साथ साथ इसको बढ़ाना भी आगे? जी बिल्कुल, खान साहब ने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि मैंने अपनी इब्तिदा जो क्लासिकल से शुरुआत की है। मेरे अब्बा भी एक सूफ़ी आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल भी उन्होंने सीखा,
पर जैसे अब जो अब मैं म्यूज़िक देख रही हूँ, वो सिर्फ ये है कि रात को एक गाना किया और सुबह सोशल मीडिया पे दे दिया और सिंगर बन गया। क्योंकि हमने तो मुझे याद है कि अगर 20 साल पीछे के चली जाऊँ तो मेरे साथ फ़तेह अली खान गवालियर से सीखा। उनके घर में मैं नॉर्मली काम करती थी, जो घर में जैसे काम किया जाता है, खाना बनाना या और जो मज़ीद आपा के काम होते थे वो मैं करती थी। इस तरीके से हमने सीखा है। लेकिन एम था कि सिंगर बनना है बड़ा? बस ये था कि मेरे अब्बा ने कहा, क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा मैं भी ना हो, खान साहब को पता होगा कि एक जो सूफ़ी खुद आर्टिस्ट म्यूज़िशियन हो, उसकी बेटी ऐसे म्यूज़िक में आए, ये मुमकिन नहीं है। तो एक तो मेरी ज़िद थी कि मैंने करना है। जी हेलो, वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि जैसे ज़्यादातर उनकी ये हमारी फैमिलीज़ जो होती हैं वो इजाज़त नहीं देती कि नहीं, लड़कियों को नहीं गाना चाहिए, बस अब मर्द कर रहे हैं तो बस वो ही करें। बहरहाल मैंने किसी तरीके से, मेरी अम्मा मर्द इतना अच्छा ऐसी बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि मर्द इतना अच्छा गाते हैं तो घर की बच्चियों को और जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, एक पैशन, एक शौक से आना, और वो जिस तरह बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं इस बात में मैं लकी ये थी कि मेरी अम्मा पंजाब की थी और मेरे अब्बा सिंधी थे, तो मैं ज़रा अम्मा की बहुत ज़्यादा घर में चलती थी, तो इसलिए उन्होंने इजाज़त लेकर दी। तो मेरा काम था कि मैं उसको अच्छा करूं, तो यही वजह थी। आजकल जो यानी कि हम दौर देख रहे हैं, जिस तरह ने बताया कि मौसीकी में रहना, इस चीज़ को चलाना आगे जहाद से कम नहीं था, तो आप किस तरह से आए, आपकी कैसे एंट्री हुई? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द करंट सीन इज़ अ लिटिल मोर पॉजिटिव, बिकॉज आई थिंक कि जो फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल हो रही है उससे इमर्जिंग आर्टिस्ट को काम मिल रहा है। पेड टू जो एस्टैब्लिश्ड पायनियर्स ऑफ म्यूज़िक हैं, जैसे सर साथ बैठे हैं, हम लोगों को काम मिल रहा है क्योंकि छोटे लेवल पे काम मिल जाता है, कॉस्ट कटिंग करनी होती है फिल्म मेकर्स ने, सो दे डू आउटसोर्स वर्क, सो वी गेट दैट एक्सपोजर एंड क्रेडिबिलिटी दैट वी वांट। तो हम उसके लिए खुश हैं कि हमें म्यूज़िक, और मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, काफ़ी म्यूजिशियन दोस्तों को जिनको काम मिला है और वो काफ़ी खुश हैं, बिकॉज पैशन विल कीप अलाइव लाइफ अगर काम मिलता रहे। फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो म्यूज़िक का है एक तरफ, बिल्कुल ऐसे, बट दूसरी तरफ यह है कि आपका आउटसोर्स होना चाहिए। आपका काम आता रहना चाहिए, इट कीप्स योर लाइफ। मेरा जो आप कह रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसको चला रहा हूँ म्यूज़िक को काफ़ी सालों से, आई एम एक्चुअली बाय प्रोफेशन अ लॉयर। मैं वकालत करता हूँ, सुबह से शाम तक मेरी वकालत होती है, और रात को मैं थोड़ा सा जो टाइम बचता है वो अपने स्टूडियो के अंदर बैठकर आई रिकॉर्ड म्यूज़िक और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता हूँ। आई सेंड माई सॉन्ग्स अब्रॉड, कराची, दोस्तों को इधर उधर गिटार्स प्ले कर दो, प्रोड्यूस कर दो, मिक्स कर दो। सो प्रीटी मच आई हैव टू डू बोथ द थिंग्स, प्रोफेशन को भी साथ चला रहा हूँ, पैशन को भी साथ चला रहा हूँ, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग। जी, तो जिस तरह नाज़रीन हमने अपने इंट्रो में कहा था कि खा पी तो अपने काफ़ी कुछ लिया होगा, तो रूह की ग़िज़ा भी ज़रूरी है, तो हम थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे न्याज़ी ब्रदर से कि अपना कुछ फेवरेट कलाम या कोई चीज़ हमें थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए गुनगुना दे, फेवरेट जो आपका अपना हो। जो गिड़ा बन जाए रांझा, जो गिड़ा बन जाए, वासांगी सांग रचाया, रांझा जो गिड़ा बन जाए, इस जोगी दे नैन कटोरे, बाजा वांगू लेंदे ने डोरे, इस जोगी दे नैन कटोरे, बाजा वांगू लेंदे ने डोरे, मुख डिठिया दुख जावण छोड़े, इन्हें
वेलकम बैक द शो। ज़बरदस्त ब्रेक से पहले परफॉर्मेंस थी और बड़ा एंजॉय किया होगा हमारे नाजरीन ने भी, हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो ईद की अगर बात करें, आज दूसरा दिन है ईद का, यकीनन ईद आपकी बहुत ज़बरदस्त गुजरी होगी। तो आज की ईद को बचपन की ईद से कंपेयर करें तो कौन सी वाली ज़्यादा मज़े की आपको लगती है, ये वाली या वो पुरानी वाली? ईद तो वही होती, असल में वो ईद पे हम खर्चा करवाते थे। हाँ, इन ईदों पे हम खर्चा करने वाले मगर अब भी बहुत मजा आता है। मजा आता है। जी सनम, आपकी ईद कैसी गुजरी? और सवाल यही है आपसे भी मेरा कि बचपन की ईद ज़्यादा ज़बरदस्त थी या आज की ज़्यादा ज़बरदस्त, और कोई ऐसा यादगार दिलचस्प वाक़या जो आप कभी भुला ना सकी हो ईद को लेकर? बचपन की ईद बहुत अच्छी थी, और अब तो मैं खुद माँ हूँ और घर में सब, हामिद के घर में सबसे बड़ी बहू भी हूँ, तो वो सब मुझे खाना भी बनाना पड़ता है और बच्चों को भी अटेंड करना पड़ता है। बचपन की ज़्यादा अच्छी ईद थी। अच्छा, तो कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या जो आप शेयर कर सकें हमारे नाज़रीन के साथ बचपन की ईद का? बचपन की ईद का कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा वैसे मुझे। याद नहीं, लेकिन बस ईद बचपन की थी ही बड़ी ज़बरदस्त के आपसे भूल नहीं सकते। मेरे फेवरेट खान साहब आप बिठा के, और यकीन माने क्योंकि शागिर्द का काम यही होता है कि कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, और मैं इनके सामने, मुझे तो मैं बोल भी नहीं पाती, तो मेरे सवाल जो फिर ऐसी गड़बड़ी होते रहेंगे सारे। नहीं, आपको और इज्जत दे परवरदिगार, और तुम बहुत अच्छे ही हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जीते रहो, खुश रहो, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी ईद तो बिल्कुल डिफरेंट होती होगी। अच्छा, एक्चुअली मेरी ईद आज भी वैसी ही है जैसे बचपन में थी, क्योंकि बचपन से ईद होती थी तो उसका मतलब होता था डिनर के बाद याया अपना गिटार लेकर आएगा, अच्छा, और सारी फैमिली के सामने गाना गाएगा। अच्छा, और आज तक 10 साल हो गए, मुझे ईद से पहले पता होता है अच्छा मुझे ये 4 गाने तो तैयार करने हैं, जो लेटेस्ट आए हैं वो तो करने हैं। और कुछ मामू कहेंगे कि पुराना गाना, तो मेरे मामू को बड़ा पसंद है, हम देखेंगे, इनफैक्ट हम देखेंगे, मुझे इन्होंने ही सिखाया था, मेरे ये टीचर रहे। अच्छा, आज ही इनसे 12 साल के बाद मुलाकात हुई शो पर, और मैंने इनको देखा, मैंने कहा सर क्या कोइंसिडेंस है कि आप ही ने मुझे गाना सिखाया और आज आपके साथ हम सेट शेयर कर रहे हैं। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। अच्छा, इस ईद की एक दिलचस्प बात यह है कि मुल्क में सियासी माहौल हम देख रहे हैं, बड़ी एक्टिविटी है पाकिस्तान के अंदर। इंतखाबात में अब 1.5 माह तकरीबन रह गया, उससे भी कम टाइम। तो हम देख रहे हैं कि पहले इंतज़ार होता था सिंगर का एल्बम आएगा, उसकी कोई वीडियो आएगी, तो अब शिद्दत से इंतज़ार होता है, चूँकि एक पॉलिटिकली पोलराइज सोसाइटी हमारी, अब इंतज़ार होता है कि कोई जलसा होगा, कोई धरना होगा, कोई किसी पार्टी का योम तासीस होगा, या फिर इलेक्शंस आएंगे, नए नए पार्टी तराने आएंगे। तो आप कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर? अच्छा, आर्टिस्ट बिल्कुल फ्री होते हैं सबके या साथ, फिर अच्छा काम, लेकिन एक ज़माने की बात है, बहुत देर की बात है। तो फारूक कैसर साहब ने, इलेक्शन के दौर थे, तो फारूक कैसर साहब ने एक पैरोडी लिखी थी कि नोट भी बढ़ गया, वोट भी घट गया, अब सियासत के ताजर किधर। तो वो मैंने ऐसी की थी, वो देखना है ना, उधर नोट भी बढ़ गया, वोट भी घट गया, अब सियासत के ताजर किधर जाएंगे, नोट भी बढ़ गया, वोट भी बढ़ गया। वो ऐसी पैरडी की थी, बड़ी पुरानी बात। अभी वली मोहम्मद साहब तो अभी होती है पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर जो गुलकार हैं, फनकार हैं, वो गैर सियासी होते हैं? समर भाई, असल में हम तो दुआ गो हैं कि ये मुल्क बेहतर से, क्योंकि अगर आपने कुछ जगह को अच्छी चीज़ ना देखी हो तो फिर आप जहाँ भी रहते हैं ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे साथ जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि हम दुनिया में घूमते हैं, तो वहाँ के जो माहौल देखते हैं, मुल्क के रहन सहन देखते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड उनके क्या है, वो फिर यहाँ आके जब हम कहते हैं या अल्लाह को हमें बंदे ऐसे दे दे जो हमारे लिए सिंसियर हो जाए, इस मुल्क के लिए सिंसियर हो, हम तो दुआगो होते हैं। और दुनिया में हमें इस जैसा मुल्क कहीं नजर नहीं आता।
मुझे ये लगता है कि अब अगर म्यूजिशियंस पार्टी स्पेसिफिक गाने बना रहे हैं तो एक्चुअली उसका कोई इतना खास फ़ायदा नहीं है। अगर आप देखें 1960s में अमेरिकन आर्टिस्ट, इंग्लिश आर्टिस्ट जॉन लेनन, वो भी पॉलिटिकल सॉन्ग्स बनाते थे, बट दैट वाज स्पेसिफिक टू सम मैसेज। अब जो है गाने हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टी स्पेसिफिक हो गए हैं, जिसका नुकसान है। सोशल कॉजेज़ पे गाने बनाना, उसका तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है सोसाइटी पे। आई थिंक म्यूजिक साहब फिर याद आ जाते हैं जो वो बिल्कुल डेमोक्रेसी पे उन्होंने लिखी थी चीज़ें, वो यानी कि बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सनम, आप कैसे एसोसिएट करती हैं इन चीज़ों को सियासत के साथ? पाकिस्तान में जैसा कि मैंने बात की कि सियासी माहौल आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इंतखाबात करीब हैं, तो कोई है इन्वॉल्वमेंट आपकी भी इन चीज़ों में, इंटरेस्ट ले रही हैं, या फिर जिस तरह मैंने पहले बात की कि फनकार या गुलकार तो गैर सियासी होते हैं? जी बिल्कुल कुछ भी नहीं, बस अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि कौन जीता और कौन हारा, बस। आज का तो तराने भी बड़े आ रहे हैं ना मुख्तलिफ सियासी जमातों के। जी 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 बिल्कुल। तो आपने किसी पार्टी के लिए तराना वगैरह कोई नहीं कंट्रीब्यूट किया? जी मैंने किया था, एक पीपल्स पार्टी के लिए किया था, और बहुत फेमस भी हुआ था। ज़रा सोचना। अच्छा, ज़रा सोचना, सही सही। अच्छा, म्यूज़िक की बात की जाए, आपने दुनिया ट्रैवल की, जगह जगह परफॉर्म किया। सनम, तो कहाँ परफॉर्म करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आया? कहाँ आपने ज़्यादा एंजॉय किया? कोई ऐसी यादगार कोई आपकी? जी आपने जिक्र किया यूनेस्को का, जब उस अवार्ड के लिए मैं गई थी और 80 मुल्कों के आर्टिस्ट आए हुए थे और उनमें हमने परफॉर्म करना था, और फर्स्ट एक अवार्ड था जो एक को मिलना था। वो मेरे लिए एक बहुत यादगार था, और मेहनत करने को, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास 30 डेज़ थे और उसमें बहुत मेहनत करके हमने वो अवार्ड अपने मुल्क को हमने मतलब उसको विन करना था। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वो मैं अपने मुल्क के लिए अवार्ड लेकर आई। और आपने भी तो सर वहाँ पे अपना कोरिया में 75 मुल्कों, कोरिया में 75 मुल्कों में आप पाकिस्तान के लिए जीत के आए थे, स्प्रिंग फेस्टिवल जो हम किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उन मुल्कों में से अवार्ड जो मिला था हम लोगों को, पाकिस्तान को बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं। अच्छा, इसके अलावा यह जब बात की जाए, जिस तरह म्यूज़िक की पहले बात कर रहे थे, आपने कहा कि अब इश्यूज़ तो उस तरह से नहीं है जिस तरह से इन्होंने इश्यूज़ बयान किए, लेकिन जब से कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग को हमने देखा है म्यूज़िक के अंदर बड़ा ये चीज़ें कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो अब तो माली मसाइल कम हो गए होंगे जो आजकल के सिंगर हैं। एक्चुअली इस जो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग हो रही है म्यूज़िक में, वो एक काफ़ी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देती है आपको एक्सपोजर देती है, आपको क्रेडिबिलिटी देती है। फाइनेंशियली को कॉन्सर्ट्स के थ्रू या एल्बम सेल्स के थ्रू ही पैसे मिलते थे, और वो अभी तक रिवाइवल उसका नहीं हुआ। अभी भी कॉन्सर्ट्स कम हैं, अभी भी एल्बम तो खैर होती ही नहीं है। तो बट फिर भी ऑन द पॉजिटिव साइड ये अच्छी ही चीज़ है जो हो रही है, बिकॉज हमारे जैसे आर्टिस्ट को एक्सपोजर मिल रहा है। ऐसा ही है, पहले एक्सपोजर मिलता था, मैटर करता है। अब इस वक्त एट द मोमेंट एक्सपोजर मैटर करता है, और उसके बाद फिर ये हम पे है कि क्या हम इनकी तरह डिलीवर कर सकते हैं या नहीं। अगर इनकी तरह म्यूज़िक डिलीवर करेंगे तो हमें फाइनेंशियली बाद में कॉन्सर्ट्स भी मिलेंगे, एल्बम सेल्स भी होंगे। बट शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उसको हमें खुद बनाना पड़ेगा, अभी हम पर डिपेंड करता है। तो जाते जाते अभी हम चूँकि ब्रेक पे जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन के लिए आप कुछ पेश भी करें। चलो। कभी तो मैं सोचता हूँ कि शायद मैं ही गलत हूँ, कभी तो ये लगता मुझे कि शायद मैं ही अलग हूँ, कि हम सफर हम सा नहीं है, वो उनकी ज़ुबां पर हम क्यों नहीं हैं, जानते हुए फिर भी ये जान ना पाया, मैं ही क्यों कसूरवार हूँ, तन्हा हूँ मैं ये भी तो सच है जरूर, मैं भी तो न बेकरार हूँ,
हम सा नहीं है, वो उनकी ज़ुबां पर हम क्यों नहीं हैं। कदरां नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क करके, ओ लाई बेकदरां नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क करके। बचपन गया जवानी आई, बचपन गया जवानी आई, कई गल्ला सूहे रंग बनाए, फेंकन जब बहारा, की माही दी छूटन आया, की माही दी छूटन आया, मसलन प्यारा, ओ बारो बारी करना हजारा, जब आई तकड़ी दीवारी हाय ते टूट गई लाई बेकदरां नाल यारी टूट गई तड़क करके, ओ बल्ले बल्ले टूट गई तड़क करके। वाह जी वाह, बहुत आला, शानदार। यानी कि जो फ्यूजन है आजकल भाई साहब कितना ज़्यादा यानी कि ये रोल प्ले कर रहा है, हमारी जो पिछली जनरेशन का म्यूज़िक था उसको नई जनरेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोक स्टूडियो ने इसमें बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। असल में जो हमारा म्यूज़िक है ना जी, वो हमारा जो म्यूज़िक है, हमारे म्यूज़िक का हम इसी मिट्टी से ताल्लुक़ है, हमारे रूट से इसी मिट्टी में है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। फोक सूफी इसको कोई ख़त्म, हाँ इसको ये जो फ्यूजन जैसे लेकिन नई जनरेशन के साथ उसको रेलेवेंट बना दिया, उतना ज़्यादा स्टूडियो का जिक्र किया, इसका अरेंजमेंट जब मॉडर्न अरेंजमेंट के साथ गाएंगे तो वो एक नई चीज़ बनेगी और ताकतवर चीज़ बनेगी। ये जितनी पुरानी चीज़ें हैं बड़ों ने बनाई हुई हैं, इनमें इतनी ताकत है, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, कभी मिट ही नहीं सकती। कमज़ोरी आज के भी जितने सिंगर्स हैं आप देख लें वो कितना काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मेरे फादर कितने गाने, बड़े बड़े सिंगर्स उनके गाने, उनकी चीज़ें वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे गाने अभी हमने ठुमरी सुनी, मैंने सुखविंदर भाई ने वो कर दी, वो ठुमरी कर दी, फिर वो सोना सजन घर आया, तो बहुत सारे ट्रैक्स गा रहे हैं इधर पंजाब में। उच्ची वो देखिए एक हमारा ट्रैक था वो बहुत गाया जा रहा है उधर हिंदुस्तान में। हाँ जी, हंस भाई भी गा रहे हैं सारे, काफ़ी सारे। उच्ची आलमिया टालिया वे बीबा, उच्ची आलमिया टालिया वे बीबा, हेठ बगे दरिया, मैं दरिया दी मछली वे सोनिया, मैं दरिया दी मछली वे सोनिया, बगला बन के चा, बगला बन के चा। क्या बात, क्या बात। सनम जो अभी यानी कि हम बात कर रहे थे कि पहले एक क्लासिफिकेशन थी सुनने वालों के अंदर भी, कोई क्लासिकल सुनता है, कोई फोक म्यूज़िक सुनता है, और जो पॉप एंड रॉक सुनते हैं उनकी अपनी अपनी चॉइसेस थी। लेकिन अब जो फ्यूजन है, फ्यूजन में अब तकरीबन ज़्यादा जो बढ़ गई है, यानी कि चॉइस बढ़ गई है और सुनने वालों का ग्रुप अब बड़ा हो गया है, यानी कि नौजवान भी सुन रहे हैं, बूढ़े भी सुन रहे हैं, चीज़ वही है, उसमें दोनों की जो चॉइसेस है उसको इनकलकेट किया जा रहा है। तो कैसे देखेंगे जो फ्यूजन हमारे म्यूज़िक के अंदर जो इंट्रोड्यूस हुआ है? जी बहुत अच्छा है, क्योंकि
8 से मैंने कोक स्टूडियो के साथ काम किया और मैंने उनके साथ 7 साल तक काम किया है। तो मैंने सीखा वहाँ से। असल में पहले मुझे यही अंदाज़ा होता था कि सूफ़ी कलाम को और हमारे क्लासिकल को बस ढोलक, तबला, एक हारमोनियम के साथ। तो फर्स्ट टाइम मैंने कोक स्टूडियो में देखा कि हम अपने ही कलाम को इतना उन्होंने एक कलाम मैंने गाया, खूबसूरत इतना किया कि वो बच्चा जो टीनेजर जो बच्चे हैं जो नहीं सुनते हमारे इस कलाम को, क्लासिकल डेफिनेटली नहीं समझ पाते, अब वो भी उसी कलाम को पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हुआ है। यानी फैल गया है उसकी आपकी जिनकी वो स्कोप फैल गया, काफ़ी बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा। तो बिल्कुल बहुत जो अच्छा हुआ। नई जनरेशन है वो भी अब अपने आप को क्लासिकल के साथ भी अटैच कर रही है, फोक के साथ भी कर रही है नए अंदाज से। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ कोशिश ये भी होनी चाहिए कि ओरिजिनल उर्दू रॉक म्यूजिक जैसे जुनून या उर्दू पॉप म्यूजिक, बिल्कुल बड़ी अच्छी वाइटल साइंस, शहजाद रॉय, ये भी बहुत अच्छा म्यूजिक था और इन्हीं को सुनकर हमने एक्चुअली गिटार्स उठाए। तो ये थोड़ा सा रिवर्ट बैक भी करना चाहिए कि अगर उर्दू रॉक कर रहा है उसको अच्छा करना चाहे तो उसको भी प्रमोशन मिलनी चाहिए। पर आजकल के जो शोज़ हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग है, वो ज़्यादातर फ्यूजन की तरफ चली गई है। तो अगेन पर्सपेक्टिव्स दोनों हो सकते हैं। फ्यूजन की वजह से एक नया बहुत बड़ा एक वैक्यूम तो फिल इन हुआ है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बहुत से म्यूजिशियंस थे जिनको अफेक्ट भी हुआ है, जो रॉक म्यूज़िक करना चाहते थे, जो पॉप म्यूज़िक करना चाहते थे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम अब हुई है। क्योंकि अब हो ऐसा रहा है कि अगर आप सुर नहीं लगा सकते तो आपको गाने वाला ही नहीं कहा जाता। लेकिन अगर जुनैद जमशेद इतने बड़े सिंगर इस मुल्क के रहे हैं, अली अजमत का अपना एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, उनका गाना राहत फतेह अली खान ने अभी कोक स्टूडियो में किया, वो वैसा नहीं गा सके। तो वो भी चीज़ अब चाहिए हमें वापस। तो अब कुछ नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जिसमें वापस रॉक म्यूज़िक को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यूथ के लिए। क्योंकि जब हम 12-13 साल के थे तो हमने रॉक म्यूजिशियंस को सुना था, फवाद अफजल खान को, अली नूर को। तो अब इसकी तरफ भी रिवर्ट करना है। चले ठीक है, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इन मेहमानों से हमारी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। सनम वारिस साहिबा, एक और बड़ा अहम सवाल है कि पहले दौर में सिंगर जो हैं वो अपने एल्बम्स रिलीज़ किया करते थे, वीडियोस रिलीज़ होती थी, लेकिन अब प्लेबैक की तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? जब मेरा मौका आया तो मैंने तो अपने यही देखा कि प्लेबैक ज़्यादा हो रही है। पर मैंने अपने अब्बा से और कुछ और मेरे जो आर्टिस्ट जो मैंने जिनसे सीखा है, उस्ताद, उनसे यही मैंने सुना है कि एल्बम बहुत ज़्यादा होता था। और तब दौर ये था कि सोशल मीडिया नहीं थी, मैं भी, और इतना नेटवर्क नहीं था, हो सकता है इस वजह से एल्बम ज़्यादा होता था। क्योंकि जब मैं 2009 में प्रॉपर आई हूँ इस फील्ड में, 2000 वैसे मैंने 8 से शुरू किया था, पर प्रॉपर 2009 से, तब तक एल्बम ख़त्म हो चुका था। ट्रेंड जो नया था आप उसी में ढल गई। आप क्या कहेंगे नई साहब के, क्या वजह है, क्यों ये उस तरफ गए है बात के अब एल्बम्स वॉल्यूम्स नहीं आते, वीडियोस नहीं आती, बल्कि प्लेबैक की तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा है? क्या वजह, कमर्शियली इसके कुछ वरक़ात हैं या फिर वजह कोई और है? हमारे यहाँ लॉ तो है राइट्स का, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। वो इसलिए दुनिया में, अब हिंदुस्तान में तो भी हो रही हैं, कंपनीज हैं, काम कर रही हैं यहाँ, इसलिए यहाँ परसू करने वाला कोई नहीं है। जो मर्जी एक बहुत सारे पैसे दे के फनकार को अपनी एक एल्बम बनवाता है कंपनी वाला, वो अभी उसने रिलीज एक की होती, पहली खेप की होती तो उसकी पता नहीं 200 खेप तैयार हो जाती बाहर। तो वो कंपनी बेचारा, वो इसलिए कॉपीराइट्स पे इतना ज्यादा वो हो भी नहीं रही चीजें, हमारे यहाँ ये रह गया। आजकल तो व्हाट्सएप पे भी चीजें डालना शुरू हो जाती है, डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, शायद दुनिया में चल रही है अभी, लेकिन हमारे यहाँ इसलिए ये, क्योंकि कंपनीज खत्म होती जा रही है, कि खत्म हो गई सारी कंपनीज, अब तो है नहीं। अब तो यही है कि वही बात आ जाती है कि खुद ही काम करें और करके उसको मार्केट में फेंकें। तो ये आपका कोई इरादा है म्यूजिक में कोई ऐसी चीज़ लाने का मुनफरिद कोई नियर फ्यूचर में? वैसे तो आप पेप्सी बैटल ब्रांड के सेकंड एडिशन में भी जा रहे हैं। जी, आई थिंक बिकॉज मैं खुद भी वकील हूँ,
तो मेरा ये बहुत कोशिश होगी कि कॉपीराइट्स, जैसे सर ने कहा, कॉपीराइट्स के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस होना चाहिए। म्यूज़िक बहुत जल्दी चोरी हो जाता है और बड़ा अफसोस होता है जब आप म्यूज़िक बनाते हो और उसके बाद आप मेहनत कोई कर रहा है जी सुन बेच कोई रहा है। तो अगर आर्टिस्ट को पैसे नहीं मिल रहे अपने ही म्यूज़िक के, या उसको उसकी एटलीस्ट उसकी एप्रिसिएशन भी नहीं मिल रही, तो पता भी नहीं फैक्टर यही है। और एक्चुअली अब कॉर्पोरेशंस को भी थोड़ा समझना चाहिए, कॉर्पोरेशंस भी आपका म्यूज़िक इस्तेमाल करती है और बाद में क्रेडिट वो आपको उसके क्रेडिट्स नहीं देती, फाइनेंशियली तो छोड़े क्रेडिट्स भी नहीं मिलते। तो हाँ, अब ये है कि आई थिंक मैं बल्कि बिकॉज एज अ लॉयर आई थिंक मुझे बहुत से सीनियर म्यूजिशियंस मिलते हैं जो मुझसे कहते हैं कि यार कॉपीराइट का हम क्या करें। तो आई थिंक रुझान चलता शुरू हो गया है टुवर्ड्स सिक्योरिंग योर सॉन्ग्स राइट्स, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जाते जाते नाजरीन, हम सनम मारवी साहिबा से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी पसंद का कोई कलाम हमारे नाजरीन के लिए पेश करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन सनम मारवी साहिबा को सुन के जाइएगा जी। ये कलाम जो पेश कर रही हूँ, इसकी कंपोजिशन मेरे फादर की है और कलाम हज़रत गुरु नानक का है। हो लगे बिना रैन न जागे कोई, हो लगे बिना रैन न जागे कोई, ओ हो जागे जिसनू आप जगावे, अरे होर ना जागे कोई, हो लगे बिना रैन न जागे कोई। पहला पहल हर कोई जागे, ओ पर दूजा ना जागे कोई, हो लगी बिना रैन ना जागे कोई।